हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, आज हम सामान्य ज्ञान का टेस्ट करेंगे। हिंदी का हम टेस्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम एक एक टेस्ट करते चले जाएंगे और अपने क्वेश्चन को मजबूत करते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 38वां, ऑप्शन बी 40वां, ऑप्शन सी 42वां या ऑप्शन डी 45वां। तो दोस्तों ये 2023 की लिस्ट के अनुसार है। तो ये उस समय जो हमें सूचकांक प्राप्त हुआ था, वैश्विक नवाचार सूचकांक, उसमें जो भारत का स्थान था वो 40वां था। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। हालांकि ये आपको याद नहीं करना है। जब आप एग्जाम देने जाए तब आप करंट का देख के जाएं, सारे सूचकांक देख के जाएं, ठीक है। आप लगातार हमसे जुड़े रहोगे तो आपको जीएस, हिंदी, ये जो भी सब्जेक्ट जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लगातार वीडियो देखिए, लगातार क्वेश्चन करिए। और देखिए, एक बात और कहूँगा मैंने आपको पहले बताया कि आप वीडियो जब देखने शुरू कर रहे हैं, आप कॉपी और पेन साथ रखिए, ठीक। आपसे किसी क्वेश्चन में, मैं कहता हूँ सारे क्वेश्चन आपसे आते हैं, लेकिन एक या दो क्वेश्चन या कोई नया पॉइंट जो मैं बताऊँगा वो आपसे नहीं आता है, तो आप उसको तुरंत लिखिए। या मान लो आपसे आते तो हैं लेकिन भूल गए हैं, तो उसको लिखिए कि मुझे रिवीजन करना है। तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और उसको लिखिए, ठीक। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी प्रयागराज में, सी उत्तर प्रदेश में, सी लखनऊ में और डी वाराणसी में। तो मेरे साथियों, कहाँ स्थित है ये? तो ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1957 में की गई थी। कब? 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए सीतापुर, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हैं, जिसमें से लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। इसका क्षेत्रफल जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला जो आता है वो आता है हापुड़। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं। हापुड़ आता है जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। ललितपुर की बात करें साथियों, तो ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार है। सीतापुर में कालीन वगैरह ये चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक। तो इसका जो 40 का आंसर होगा वो आपका डी होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अक्टूबर 2023 में 17वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए प्राग, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी पेरिस। पहले बात करेंगे साथियों, प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में एफिल टावर है। पेरिस को, फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश कहते हैं। साथियों, अगर हम बात करें 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस, तो ये 2023 का करंट है। ये प्राग में हुआ था
ये सम्मेलन प्राग में हुआ था, और तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी बिठूर में, सी कालपी में, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। और साथियों, महर्षि दधीची आश्रम भी पूछा जाता है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में स्थित है। महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथियों, अगर हम चोटी की बात करें तो बताइए, आप मेरे साथ बताइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो आपको मालूम है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, आपको अच्छी तरीके से याद है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, पूर्वोत्तर भारत की, भाई ये आपका भारत है, ठीक, ऐसे मान लो। तो पूर्वोत्तर भारत, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नामचा बरवा है, जो अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। ठीक, फिर बात आती है दक्षिण भारत। देखिए, यहाँ से नीचे को, यहाँ को नीचे को, ठीक है, दक्षिण भारत कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत की है, जो अन्यमुड़ी है। अन्नामलाई पर्वत की अन्यमुड़ी है। ठीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है दोदा बेटा। ठीक, अमरकंटक की बात करूं, अमरकंटक की नहीं, महेंद्रगिरी की बात करूं तो पूर्वोत्तर राज्य, इसकी पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी आती है। अमरकंटक की बात करूं साथियों, अमरकंटक का जो विस्तार है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपके झारखंड में भी आता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं। पहली नर्मदा आती है, दूसरी सोन आती है और तीसरी महानदी आती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी साथियों अन्नाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पर्वत की है। ठीक, शायद यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। साथियों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थनलेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ब्रिटेन। एक एक ऑप्शन के बारे में बात करें। आयरलैंड से साथियों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आयरलैंड से श्रीमती एनी बेसेंट आई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा तटीय रेखा वाला सबसे लंबा देश आता है। तटीय रेखा वाला सबसे लंबा देश आता है, सबसे बड़ा देश आता है। सबसे छोटा देश, तटीय रेखा वाला सबसे छोटा देश साथियों कौन सा आता है? तो सबसे छोटा देश आता है जिब्राल्टर। ठीक, अगर भारत में बात करूं तो तटीय सीमा, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला जो राज्य आता है वो गुजरात आता है, और सबसे छोटा जो आता है वो गोवा आता है, ध्यान रखेंगे। सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर है। आगे ब्रिटेन की बात करेंगे। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, वो गुजरती है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या बोलता क्वेश्चन था, नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थनलेचिमी को
किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो मेरे साथियों किसको कहाँ का चुना गया? सिंगापुर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, ऑप्शन ए निचली गंगा नहर, ऑप्शन बी घाघरा नहर, ऑप्शन सी शारदा नहर, ऑप्शन डी केन नहर। तो इसका आंसर होगा शारदा नहर। इसकी लंबाई आती है, टोटल लंबाई 12,360 किलोमीटर। 12,360 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है टोटल। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगला क्वेश्चन आता है, सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मेरे साथियों ये मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा भाग लगता है, सबसे छोटी सीमा लगती है। ठीक है, इसकी सीमा एक जिले से लगती है जो हमारा सहारनपुर है। ठीक, सहारनपुर। छत्तीसगढ़ की सीमा हमारे सोनभद्र से लगती है। ठीक, मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। ठीक, अगर आपको ये याद नहीं है किस किस जिले से किस किस की सीमा लगती है, तो मेरे साथियों मैं आपसे कहूँगा अपनी कॉपी में लिखिए इस टॉपिक को और वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसको याद करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। देखिए, अगर बैठक की बात करी जाए तो 4 स्पेशल आती है, हालांकि 6 बैठकें हुई हैं टोटल। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी ये क्या कह रहे हो, तो आपको 4 आती हैं, तो 4 आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उनके अध्यक्ष कौन शासक था, किस शासक के समय में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध परिषद का जो आयोजन हुआ था वो राजगीर में हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी, और जो शासक था वो अजातशत्रु था। ठीक है, किस जगह हुआ था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, ये इसमें आयोजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 48, वो 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो मेरे साथियों ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है, मात्रक है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, साइंस के फॉर्मूले याद करने हैं ऐसे। ठीक, तो ये 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, या डी यूएसए के संविधान से। तो देखिए, उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो मेरे साथियों भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इटली के संविधान की बात करें, इटली की राजधानी की बात करें, इटली की राजधानी रोम आती है, कनाडा की राजधानी ओटावा आती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस आती है, और यूएसए की राजधानी क्या आती है? वाशिंगटन डीसी आती है। और वाशिंगटन डीसी में 2 मुख्यालय हैं, आप कमेंट कीजिए किस किस के मुख्यालय हैं, स्पेशल 2 के। ठीक, जो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 50वां, यमुना एक्सप्रेस वे है। तो साथियों सबसे पहली बात तो यमुना एक्सप्रेस वे को ताज एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, ताज एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 165.537 किलोमीटर आती है, 165.537 किलोमीटर आती है। ठीक, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? तो मेरे साथियों ये
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन देखिए कैसे कैसे देखे, नोएडा से आगरा तक, आगरा से प्रयागराज तक, या ग्रेटर नोएडा से मथुरा तक। कितने घुमावदार क्वेश्चन है। तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो दोस्तों इसका खिताब भारत ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? मलेशिया को हरा के जीता है। मलेशिया को हरा करके भारत ने जीता है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जापान की राजधानी टोक्यो है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी क्या बताइए दोस्तों? तो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। ठीक है, पाकिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है, भारत की जो सीमा लगती है, वो कितनी लगती है? 33-23 किलोमीटर। कितनी लगती है? 33-23 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है पाकिस्तान से। ठीक, फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी समांतर रेखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट कीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी समांतर रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को उसका निर्माण हुआ था। ठीक, जापान की बात करें साथियों, जापान 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। ठीक है, सबसे उत्तरी द्वीप आपका आता है होक्काइडो। ठीक है, एक होन्शु आता है, एक क्यूशु आता है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और होन्शु जो द्वीप है वो किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे साथियों? वो ऑयल के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 2 शहर आते हैं वो जापान के ही 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। इन पर बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अमेरिका ने इन पर बम गिराए थे दोनों शहरों पर। एक बम जो गिराया गया था वो 6 अगस्त को गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। एक 9 अगस्त को। ठीक, तो मेरे साथियों, तो हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा पर पहले गिराया गया था, नागासाकी पर बाद में गिराया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये शहर कौन से द्वीप पर स्थित है। तो हिरोशिमा जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और जो नागासाकी है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है, क्यूशु। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बताने को तो बहुत सारा है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 12 से 19 फरवरी, या 2 से 8 अक्टूबर, या 21 से 29 मार्च, या 7 से 15 नवंबर। तो मेरे साथियों, वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, चलिए याद रख लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी, बी डॉक्टर देवव्रत मैती, सी डॉक्टर स्वाति नायक, डी डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू। तो साथियों, ये किसको दिया गया? डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। ठीक है, बोरलॉग की बात करें तो जो नॉर्मन ई बोरलॉग है उनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा था। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन आता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति कब आई? तो 1966-67। कब आई साथियों? 1966-67 को भारत में हरित क्रांति आई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल रुद्राणुओं का जीवन काल होता है। मेरे साथियों, अगर आपको याद हो तो
जो रक्त होता है, पहली बात तो रक्त को पूछ लेता है, रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक। रक्त दो पार्टों में बटा होता है, मतलब दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर एक प्लाज्मा और दूसरा आता है रुद्राणु। ठीक। प्लाज्मा लगभग 50 से 55% भाग होता है रुद्र का, जबकि जो रुद्राणु होता है वो 40 से 45% भाग होता है। 55 से 60 वो हो गया, 55 से 60 कह सकते हैं। ठीक है। और ये 40 से 45% जो रुद्राणु होते हैं। अब रुद्राणु जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो पढ़ लें या सुने ध्यान से। एक पार्ट होता है आपका आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होते हैं उन्हें लाल रुद्राणु कहते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक। प्लेटलेट्स आप जानते ही हैं, जिन्हें देसी भाषा में प्लेटें कहते हैं। ठीक है। टाइफाइड में प्लेटें गिर गई और गिर के टूट गई हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनका निर्माण कहाँ होता है सबका। जो रुद्राणु होते हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? तो जो इनका निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अब ये अस्थि मज्जा क्या है? तो हमारी हड्डियों के अंदर जो जगह होती है, खोखली जगह होती है, उसमें एक लसलसा पदार्थ भरा होता है। ठीक। जैसे मावा होता है उस प्रकार का पदार्थ होता है, और उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। वहां इनका निर्माण होता है तीनों का। तो जो आरबीसी होती है उनका जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। ठीक। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उनका 3 से 5 दिन होता है, और जो प्लेटलेट्स होता है उनका 2 से 4 दिन होता है। ठीक। ध्यान रखेंगे। तो 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। अब ये मर जाती है तो जाती कहाँ है? तो वही जाहिर सी बात है, दफनाई जाती होंगी। तो ये प्लीहा में जाती है। प्लीहा इनको खत्म करती है। प्लीहा इनको खत्म करती है। ठीक। ध्यान रखेंगे, प्लीहा इनको खत्म करती है। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और प्लीहा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो यकृत। ठीक है। प्लीहा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यकृत, मतलब प्लीहा या यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो अगर आपको साथियों याद है कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वो 2 हैं, बी और सी, और जो बाकी बचते हैं वो वसा में घुलनशील है। अब इन बी और सी में भी सबसे ज्यादा कौन सा घुलता है? तो बी और सी में भी सी सबसे ज्यादा घुलता है। सी सबसे ज्यादा घुलता है। ठीक। अब विटामिन, अब इनकी कमी से होने वाले रोग आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो रोग आपको याद होने चाहिए। इनके रासायनिक नाम क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो लिखिए कॉपी पर अपनी, याद करिए रासायनिक नाम क्या क्या है, इनकी खोज किस किसने की, और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी के आपको पता है कि पार्ट होते हैं। ठीक है। उससे, उन पार्ट से होने वाले रोग, विटामिन बी 1 से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी 2 से, विटामिन बी 3 से, विटामिन बी 5 से। या मैं क्वेश्चन कर लूँ कि बालों का गिरना विटामिन, किस विटामिन की कमी से होता है, या किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं, या त्वचा का फटना किस विटामिन के कारण होता है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ मैं बात करूँगा विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा घुलता है, इसलिए शरीर के अंदर या खाना बनाते समय सबसे पहले नष्ट यही होता है, विटामिन सी। ठीक। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, ये आपको मालूम है। और जितनी बात मैंने बोली है वो आपको ध्यान होना चाहिए। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो जन्म हुआ था मेरे साथियों वाराणसी में हुआ था। अब वाराणसी की बात करूं मैं सिंपल, तो वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत की
सांस्कृतिक राजधानी जो आती है वो वाराणसी आती है। अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध हैं, आपको अच्छी तरीके से याद है, ठीक है। मथुरा के लिए मथुरा के जो क्या बोलते हैं उसको, जो पीतल की मूर्तियां हैं वो प्रसिद्ध है, ठीक, ध्यान रखेंगे, पीतल की मूर्तियां, ठीक है, मथुरा की प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो मेरे साथियों इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। समुद्रगुप्त के को बात करें तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, धरणी बंद कहते हैं, ठीक है, लिच्छवी दोहित्र कहते हैं, 100 युद्धों का विजेता कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो वो श्रीगुप्त ने की थी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी साथियों कहाँ थी? वातापी थी। चालुक्यों की जो राजधानी आती है वो साथियों क्या आती है? वातापी आती है, ठीक। चालुक्यों की राजधानी क्या आती है? वातापी आती है, ठीक। और इस वंश का, चालुक्य राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। कौन था? पुलकेशिन प्रथम, ठीक। चलिए त्योहारों का नगर कहते हैं मदुरै को, मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा साथियों रुपया है, जिसे नेपाली रुपया कहते हैं। टका कहाँ की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, ताइवान की मुद्रा डॉलर है, यूएसए की मुद्रा डॉलर है ना, बहुत सारे देशों की मुद्रा डॉलर है, ठीक। भारत की मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया है, अफगान की अफगानिस्तानी रुपया है, अफगानी रुपया, ध्यान रखेंगे, ठीक। और एक क्वेश्चन, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं कि या कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुद्रा, देशों की मुद्रा और देशों की राजधानी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। देखिए भारत माता मंदिर सिंपल बता दूं, वाराणसी में स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी स्थित है। प्रयागराज में संगम है, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको पता है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक। उड़ीसा में बहुत सारे मंदिर हैं, गुजरात में मंदिर है, तो ये इनके बारे में जानिए। अब मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो ये बहुत लंबा हो जाता है मेरे साथियों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए मैं आपसे बात करूं तो 28 मिनट 37 सेकंड की हो चुकी है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 62 है। तो ये कहाँ स्थित है? ये भी साथियों वाराणसी में ही स्थित है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक, वाराणसी में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये शुरू में ही बताया था कि आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक। अगला, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो देखिए 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीनों दे रखे हैं, 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इसका आंसर तो होगा ए। 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है,
दोबारा सुनेंगे। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, तो ध्यान से सुनेंगे। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, अब तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार लगा है, तो अब तक 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है, तो राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगा है, 10 बार, अब तक 10 बार लग चुका है। ठीक, अनुच्छेद 360 मतलब वित्तीय आपातकाल अभी भारत में लागू नहीं हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 65। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो इसकी स्थापना की गई थी 1916 में की गई थी, 1916। जबकि अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद आता है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी मेरे साथियों 1887 में की गई थी। 1887 ध्यान रखेंगे, 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी मेरे साथियों 1965 में की गई थी। कब? 1965 में की गई थी, और इसकी 1921 में की गई थी। ठीक, जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है उत्पादन की, दाम की, आय की या आयात की? दोस्तों मांग कब करो, किसी भी चीज की मांग कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा। जब आपके पास पैसा होगा, और पैसा कब होगा? जब आपकी आय अच्छी होगी, तभी किसी चीज की मांग करोगे। जब पैसा नहीं होगा तो आप अपने मन को मार कर रह जाओगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मेरे साथियों अगर आपको नहीं पता है तो मानव रोग पढ़ लीजिए। जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग, या कवक या फंजाई से होने वाले रोग, या अनुवांशिक रोग, इन रोगों में से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम को दे लीजिए आप। ठीक है, तो मैं दांत के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दांत जो है फंगल से होने वाली या कवक से होने वाली बीमारी है। ठीक है, 5 बीमारियां होती हैं। प्रोटोजोआ से 5 होती हैं, बैक्टीरिया से बहुत सारी होती हैं, वायरल से बहुत सारी होती हैं। आपको याद रखनी पड़ेंगी जो आपके पास है। अगर नहीं है तो लूसेंट अगर सबके पास होती है उसमें देख लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? केवल इसमें देखिए, पहला जोड़ा है कोरबा उत्तर प्रदेश, बी रामगुंडम तमिलनाडु, सी तलचर आंध्र प्रदेश, कावास गुजरात। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा इसका जो सही है? तो केवल एक ही सही है, कावास गुजरात में। कावास कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? साथियों गंगा ऐसे निकलती है इस प्रकार से, बांग्लादेश में ऐसे चली जाती है। सांगपो निकलती है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम दिहांग होता है। उसके बाद असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, और बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम जमुना होता है। तो इसका जो नाम है, जो ब्रह्मपुत्र आई थी इसका नाम जमुना होता है। जो हमारी गंगा आती है, ठीक है, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोनों की जो संयुक्त धारा है उसे मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो पद्मा किसको कहते हैं? तो मेरे साथियों झेलम नहीं, गंगा को कहते हैं। ठीक है, पद्मा किसको कहते हैं? गंगा को कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 71, वेरी इंपॉर्टेंट। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेरे साथियों ये अध्ययन अगर आपको नहीं पता तो लूसेंट में बायोलॉजी के लास्ट में दे रखे हैं, जीव विज्ञान के लास्ट में दे रखे हैं। याद कर लीजिए, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ढंग से याद कर लीजिए। झीलों के अध्ययन को साथियों लिम्नोलॉजी कहते हैं, निम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 72, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सच्चा बादशाह किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने अपने आप को कहा था।
जबकि सच्चा पातशाह गुरु गोविंद सिंह। ठीक, और अगर कोई ऑप्शन ना मिले बादशाह तो मेरे साथियों ध्यान रखना गुरु अर्जुन देव आते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो कौन था मेरे साथियों? अंग्रेजी में जो अनुवाद करा था वो किसने करा था? ऑप्शन नंबर ए सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी चार्ल्स विंकिल्स और डी जेम्स प्रिंसिप। तो किसने करा था मेरे साथियों? चार्ल्स विल्किंस ने इसका अनुवाद किया था। और एक इसकी एक रचना आती है, पुस्तक आती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मेरे साथियों रैयतवाड़ी प्रणाली है ये, और एक महालवाड़ी आती है। ठीक है, 3 प्रणाली आती हैं, इनको याद कर लीजिए किसने कब लागू करी थी, कौन सी कहाँ लागू हुई थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन सी होगा, इसको थॉमस मुनरो ने लागू किया था। ठीक, क्योंकि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? तो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस का है ये। अब बात ये आती है उड़ीसा पुलिस का क्या है? भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, उड़ीसा पुलिस का क्या है? तो उड़ीसा पुलिस का है बी सर्व एंड प्रोटेक्ट। क्या है? बी सर्व एंड प्रोटेक्ट। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवार्थ कटिबद्ध। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा सहयोग। सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।